जी हां, क्या यह संभव है कि कोई एक देश अपनी आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए अपनी भाषा को ही आसान बना दे, उसके लेवल को ही थोड़ा सा कम कर दे? जी हां, ऐसा संभव करके दिखाया है न्यूजीलैंड ने, जिसने कि देश में कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, विकलांग लोगों के लिए और वंचित लोगों के लिए सरकारी कामकाज की भाषा को आसान बनाने का कानून लेकर आई है। अब ये जो न्यूजीलैंड की सरकार है, ये जो कानून लेके आई है, ये क्या कहता है और इससे क्या फायदा होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सादा भाषा अधिनियम हाल ही में जो है बेसिकली पास हुआ, न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा पारित कर दिया गया। वहां की जो है प्रधानमंत्री जेसिंडा जो है, आप नाम याद कर लीजिए, जेसिंडा आर्डन जो है, ये बेसिकली न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने ये कानून पास करवाया जेसिंडा आर्डन ने, है ना। और सादा भाषा अधिनियम, आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हाल ही में सादा भाषा अधिनियम जो है वो किस देश में पारित हुआ, तो आप बता देंगे कि ये जो है वो न्यूजीलैंड में पारित किया गया। कहां पर? न्यूजीलैंड में। मतलब ये कि भाषा को अब सरकारी कर्मचारियों के जो है उपयोग में जब वो सरकारी कर्मचारी लेके आएंगे तो वो उसे सिंपल बनाएंगे और सिंपल शब्दों का उपयोग करेंगे, साधारण शब्दों का उपयोग करेंगे, ताकि आम जनता और आम जो जनमानस है उसको वो भाषा समझ में आए। क्लियर है? आगे और क्या है, इसे क्लियर करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अधिनियम का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले साफ हम ये पढ़ लेते हैं। पहला उद्देश्य, सादा अधिनियम का उद्देश्य संचार को स्पष्ट और समावेशी बनाना। मतलब ये कि जो भी जानकारी सरकार अपनी जनता को देना चाहती है वो सारी जानकारी जो है एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। और समावेशी मतलब ये कि सब तक पहुंचे और सब तक जो है वो संचार हो सके। तो संचार समावेशी हो, ये इसका जो है पहला लक्ष्य है। दूसरा उद्देश्य, आम जनता के लिए आसानी से सुलभ बनाकर सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता करना। मतलब ये कि सिंपल है, जो भी सार्वजनिक सेवाएं हैं वो आम जनता के लिए सुलभ हो जाएं, क्योंकि सरकारें लाती तो बहुत सारी सुविधाएं हैं लेकिन आम जनता को उसके बारे में जागरूकता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। और अगर भाषा का जो है हम कामकाज आसान बना देंगे, भाषा को थोड़ा सा आसान बना देंगे, तो शायद इन सरकारी योजनाओं और सरकारी प्लानिंग का जो है फायदा जनता तक पहुंचेगा। तो इसका दूसरा लक्ष्य है। और तीसरा, जवाबदेही में सुधार करना। मतलब यह कि सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सरकारी कर्मचारियों की, सरकारी अफसरों की और दफ्तरों की जिम्मेदारी है उसे बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज करा जा रहा है, ताकि जनता तक सरकारी सुविधाएं पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, सीधे सीधे सरकारी कर्मचारी या बड़े सरकारी अफसर जो हैं वो इसके लिए जवाबदेह हो। तो ये जो है सादा भाषा अधिनियम का जो है ये उद्देश्य है। अब ये सादा भाषा से तात्पर्य क्या है, क्या समझते हैं, कौन सी भाषा सादा कहलाएगी, किस लेवल पर? तो भैया देखो, यहां पर ये कह रहे हैं कि सादा भाषा अधिनियम ये नहीं कहता कि कौन सी भाषा सादे भाषा का गठन करती है, मतलब पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज पर यहां पर फोकस नहीं किया जा रहा है। अधिनियम सादा अंग्रेजी के उपयोग के लिए अभिप्रेत है। मतलब ये कि अगर इंग्लिश यूज की जा रही है तो वहां पर टफ वर्ड्स जो है वो ना यूज किए जाएं। पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। जिस भी भाषा में कामकाज हो रहा है, आम जनता जो भाषा समझती है वो सिंपल लैंग्वेज में जो है बात की जाए और आसान शब्द जो है उसमें उपयोग में लाए जाएं। दूसरी बात यहां पर कि अधिनियम आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में माओरी भाषा। अब देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया न्यूजीलैंड की स्वदेशी भाषा कौन सी है, तो आप बता देंगे माओरी लैंग्वेज जो है वो न्यूजीलैंड की स्वदेशी लैंग्वेज है ना। और न्यूजीलैंड में स्वदेशी लोगों की भाषा के उपयोग को प्रतिबंधित नहीं करता। मतलब ये कि इस भाषा में आप बात कर सकते हो, कागजी कार्रवाई कर सकते हो, है ना, और अपना संचार कर सकते हो। और दूसरा कि सादा अंग्रेजी का उपयोग भी कर सकते हो। अगर कम्युनिकेशन करना है सरकारी अधिकारियों को आम जनता से, तो यादा सिंपल इंग्लिश में आप बात कीजिए या फिर माओरी लैंग्वेज जो न्यूजीलैंड की है उसमें आप बात कीजिए। यहां पर इस कानून में ये दो बातें समझाने का प्रयास किया गया है। फिर उसके बाद अब इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, कानून मुख्य रूप से उन लोगों को लाभान्वित करना चाहता है जो अंग्रेजी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं, विकलांग है और कम शिक्षित है। मतलब ये कि बेसिकली वो लोग जो अब यहां पर माओरी लैंग्वेज बोलते हैं, माओरी लैंग्वेज अगर कोई बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर वो इंग्लिश भी प्रयोग करेगा तो अंग्रेजी या इंग्लिश उसका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होगा।
पहले वो अपनी मातृभाषा माओरी बोलता है और अगर मजबूरन कभी जरूरत पड़े तो इंग्लिश बोलना पड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति इंग्लिश के टफ वर्ड्स नहीं समझ सकता। तो इसलिए बोला गया है कि या तो आप उसकी लोकल लैंग्वेज मतलब माओरी में बात कीजिए, माओरी में जो है दस्तावेज वगैरह लिखिए, या फिर आप सादा इंग्लिश या सिंपल इंग्लिश में जो है बात कीजिए, ताकि जनता जो है, विकलांग कम शिक्षित लोग जो है वो आपकी बात समझ पाए। फिर इसके बाद इसका उद्देश्य देश की नौकरशाही में शब्दजाल और जटिल भाषा को हटाकर न्यूजीलैंड को अधिक समावेशी लोकतंत्र बनाना है। मतलब यह कि नौकरशाही का जो शब्दों का जाल है, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो अलग अलग स्टैंडर्ड के ऊंचे ऊंचे वर्ड्स जो हैं वो उपयोग में लाते हैं, जो आम जनता को समझ ही नहीं आते, और इसकी वजह से सरकार के कई सारे जो संदेश हैं वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाते। और इसी वजह से इस संदेश को जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है जेसिंडा आर्डन जो है, और जेसिंडा आर्डन जो है ये बेसिकली जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है, जिन्होंने ये कानून पास करवाया है। कहीं ना कहीं ये सादा भाषा अधिनियम या सिंपल लैंग्वेज एक्ट जो है वो देश को फायदा पहुंचाएगा और जो है मोर इंक्लूसिव जो डेमोक्रेसी है वो न्यूजीलैंड को बनाएगा। फिर बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इन विच कॉन्टेंट न्यूजीलैंड इज सिचुएटेड, न्यूजीलैंड जो है वो किस जो है कॉन्टेंट में आता है, तो आप इसका जवाब जानते हैं क्या? मैं जानता हूं, जी हां, ओशियाना। ओशियाना जो है, जो जिसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी बोला जाता है, ओशियाना महाद्वीप भी बोला जाता है, वहां पर स्थित है आपका क्या? न्यूजीलैंड। दूसरा है कि व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की ऑफिशियल करेंसी क्या है, तो जान लीजिए, न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो ऑफिशियल करेंसी है न्यूजीलैंड की, ध्यान रखेंगे, ऑफिशियल करेंसी। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट है न्यूजीलैंड का, तो ओशियाना कॉन्टिनेंट है। ऑफिशियल करेंसी कौन सी है, तो न्यूजीलैंड डॉलर जो है इसकी ऑफिशियल करेंसी है। फिर बात की जाए तो विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डज एग्जिट या एग्जिस्ट इन न्यूजीलैंड, मतलब यह कि न्यूजीलैंड में किस प्रकार की सरकार मौजूद है, तो भैया न्यूजीलैंड में जो है बेसिकली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की है। मतलब यह कि संसदीय प्रणाली है यहां पर, संसदीय सिस्टम जो है यहां पर, और संसदीय संवैधानिक जो है सिस्टम यहां पर फॉलो किया जाता है। फिर इसके बाद बात करें तो न्यूजीलैंड इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट, मतलब ये कि न्यूजीलैंड जो है वो किस फ्रूट के लिए जाना जाता है, तो आपको बता दूं न्यूजीलैंड जो है वो कीवी के लिए जाना जाता है ना। कीवीज इसीलिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को बोला जाता है। ये जो कीवी है, हालांकि वहां पर एक पक्षी का नाम भी है और यहां पर जो है बेसिकली एक प्रसिद्ध फल भी है जो न्यूजीलैंड का फल है कीवी, जो कि बेसिकली प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत काम आता है। जब डेंगू या मलेरिया फैलता है तो उस समय प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए डॉक्टर ये कीवी जो है वो सजेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर बात करें तो इन विच ईयर द किंगडम ऑफ न्यूजीलैंड ज्वाइंड यूनाइटेड नेशंस, मतलब ये कि जो कब जो है वो न्यूजीलैंड ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया, तो ईयर है इसका बेसिकली 1945, मतलब कि इंडिया की तरह न्यूजीलैंड भी जो है वो यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग मेंबर है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश हुआ था 1945 में और उसी ईयर में भारत ने भी उसे ज्वाइन किया और न्यूजीलैंड ने भी शुरुआत से मतलब 1945 से ही यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया। इन विच ईयर वुमेन गॉट राइट टू वोट इन न्यूजीलैंड, मतलब ये कि न्यूजीलैंड को वोट देने, न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, तो फ्रेंड्स आपको बता दें 1893, 1893 में। आप समझ सकते हैं अमेरिका से पहले, मतलब यह कि यहां पर अमेरिका में तो चर्चा हुई 1924 में, 1924 में, लेकिन यहां पर पहली बार 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था न्यूजीलैंड में। तो आप आधुनिकता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, आधुनिक सोच का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। तो ये थी न्यूजीलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सातवां जो अगला पॉइंट है हमारा, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी को जो है वो कुक बोला जाता है। ये कुक जो माउंटेन है ये न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पीक है, आप ध्यान रखेंगे। न्यूजीलैंड में सबसे ऊंचा कौन, तो आप बताएंगे कुक, है ना। तो ये कुक जो है बेसिकली, है ना, सबसे ऊंची यहां पर चोटी है, सबसे ऊंचा माउंटेन है, सबसे ऊंचा पर्वत है, आप ध्यान रखेंगे।
तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी और क्या आप भी चाहते हैं कि भारत में जो है सरकार जटिल भाषा को आसान बनाए, चाहे वो अदालती कार्रवाई हो या सरकारी दस्तावेज हो, वो क्रिटिकल इंग्लिश लैंग्वेज या वो उर्दू भाषा जो हमें समझ में नहीं आती। क्या हमें नहीं लगता कि सरकार को आसान भाषा अधिनियम भारत में भी लाना चाहिए ताकि भारत में कम पढ़े लिखे लोग भी सरकार की योजनाओं और सरकार के कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मजेदार और खबरों के लिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करती हुई खबरों के लिए हमें जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हमारा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।